हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर टीजीटी पीजीटी कला की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो को हम 2 मिनट में दोहरा लेते हैं ताकि इस वीडियो से हम रिलेट कर पाएँ और दोहरा के बाकी चीज़ों को भी हम अपने दिमाग में रख पाएँ। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सिकंदर के बारे में, उदाइन के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, कालाशोक के बारे में। उदाइन अजातशत्रु का पुत्र था जिसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया। और पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने वहाँ से गुजरते हुए कहा था कि यह सामरिक स्थिति को देखकर भविष्य में बड़ी बड़ी घटनाओं का दृष्टा होगा, अर्थात बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटित होंगी। उदाइन के बाद शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चला। 412 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई शिशुनाग वंश की और 394 ईसा पूर्व तक यह वंश चला, जिसमें हार्यक वंश के अंतिम शासक जो थे नागदशक, उनकी हत्या करके शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बना और कालाशोक को काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। राजधानी की बात करें तो वैशाली शिशुनाग वंश की राजधानी थी। कालाशोक का शासनकाल इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और इस द्वितीय बौद्ध संगीत में 700 लोगों ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। और इसीलिए इसे सप्तशतिका भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता पंचशतिका क्या थी, सप्तशतिका क्या थी, तो सप्तशतिका अर्थात 700 लोगों ने द्वितीय बौद्ध संगीत में भाग लिया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सप्तशतिका कहते हैं। पंचशतिका 500 लोगों ने भाग लिया था प्रथम बौद्ध संगीत में, इसलिए उसे पंचशतिका कहते हैं। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई और नंद वंश का संस्थापक जो था वो था महापद्म नंद, अर्थात नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा हुई। कला से इसका संबंध देखा जाए तो महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ से जैन मूर्तियों को उठवाकर वो मगध ले आया था। तो कला से संबंधित, मूर्तियों से संबंधित एक जानकारी जो आपको याद रखनी है कि महापद्म नंद ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसके बाद उसने जैन मूर्तियों को वहाँ से उठवा लिया था और अपने मगध राज्य में ले आया था। इसके बाद दूसरा उसका जो रचनात्मक कार्य था वो था कि कलिंग में उसने तनसुल नहर का निर्माण करवाया। अब पूछा था क्वेश्चन, तनसुल नहर का निर्माण किसने करवाया, तो आप बताएंगे नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने तनसुल नहर का निर्माण करवाया। तनसुल नहर याद रखेंगे आप, और याद इसलिए रखेंगे क्योंकि ये प्रथम नहर निर्माण कार्य था भारत का, ये प्रथम नहर निर्माण कार्य था। पूछा जाए प्रथम नहर कब बनवाई गई, किसने बनवाई, तो प्रथम नहर का नाम क्या है, तनसुली नहर प्रथम नहर थी, जिसको बनवाने का श्रेय जो है वो महापद्म नंद को जाता है। महापद्म नंद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे परशुराम या सर्वछत्रांतक, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। महर्षि पाणिनि जो थे महान विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान महर्षि पाणिनि, वो महापद्म नंद के दरबारी थे या दरबार के सदस्य थे। अब नंद वंश के अंतिम शासक की बात करें तो घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जो काफ़ी घमंडी और अयोग्य प्रकार का शासक था, जिसने चाणक्य का अपमान किया अपने दरबार में। और उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस वंश को समूल नाश कर देगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का प्रथम आक्रमण हुआ था भारत पर। सिकंदर का प्रथम आक्रमण घनानंद के शासनकाल में ही हुआ था, परंतु उस समय उसके सैनिक बहुत अधिक थकान से ग्रसित थे और इसीलिए वे भारत के पश्चिमी सीमा से ही लौट गए। और इसी दौरान चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और स्वयं को शासक स्थापित कर दिया, अर्थात मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई और ये 184 ईसा पूर्व तक चला। कई सारे लेखों से
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था इसको, अर्थशास्त्र जिसे चाणक्य ने खुद स्वयं लिखा था, इंडिका जिसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा था। इन सभी से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर का शासनकाल और शासन क्षेत्र काफ़ी लंबा हो गया तो उसने अपने पूर्वी क्षेत्र का शासक सेल्यूकस निकेटर को बनाया, जो भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त से युद्ध किया और युद्ध में पराजित हुआ। पराजय के परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से संधि के स्वरूप कर दिया और संधि के अनुसार ही उसने 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त को उपहार में दिए। वो चारों प्रांत थे हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को कुछ चीज़ें उपहार में दी, जैसे कि 300 हाथी दी, औषधियाँ दी। ये सब चीज़ें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिया, जिसमें मूल रूप से आप यही याद रखेंगे कि 300 हाथी दिए थे और बहुत सारी औषधियाँ दी थी उन्होंने। उसी समय सेल्यूकस निकेटर ने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी बनकर रह गए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही गिरनार, जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया गया और इसका निर्माण सौराष्ट्र के जो मुख्य अधिकारी थे पुष्यगुप्त, उनके देखरेख में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही अंतिम दिनों में भीषण अकाल पड़ा था और इस भीषण अकाल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो सहगौरा अभिलेख जो कि गोरखपुर में है, वहाँ से पता चलता है, वहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त महास्थान अभिलेख जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म की बात करें तो पहले वह बौद्ध धर्म अनुयायी थे, परंतु मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और जैन धर्म उन्होंने उसी समय अपनाया जब वहाँ पर महाकाल पड़ा हुआ था। उसी समय उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपनाने के लिए उनके जो गुरु थे, जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया या रास्ता दिखाया, वह थे भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के शिष्य बने और जैन धर्म को उन्होंने अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सौंप दिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब आज की वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से कि बिंदुसार से पढ़ेंगे। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र थे, तो बिंदुसार के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। दूसरे शासक, मौर्य वंश के दूसरे शासक और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था और इनके 2 और नाम भी बताए जाते हैं, जिनमें बिंदुसार को भद्रशाल और अमित्रखाद इस नाम से भी जाना जाता था। तो अब ध्यान रखेंगे कि बिंदुसार का एक और नाम भद्रशाल, एक और नाम अमित्रखाद। तो भद्रशाल भी याद रखेंगे और अमित्रखाद भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यूनानी ग्रंथों में अगर देखा जाए तो इनको अमित्रचेडक भी कहा गया है। यूनानी राजदूत या यूनान से संबंध था उस समय, तो यूनानी ग्रंथों में भी इनका वर्णन मिलता है और वहाँ पर इन्हें अमित्रचेडक कहा गया है। बिंदुसार के दरबारियों में आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगल वत्स भी रहा करते थे। पूछा जा सकता है कि पिंगल वत्स किसके दरबारी थे या किसके दरबार में रहते थे, तो आप बताएंगे कि पिंगल वत्स बिंदुसार, मौर्य वंश के दूसरे शासक या चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के दरबारी थे। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा और पुराणों में इनके 2 और नाम मिलते हैं। बिंदुसार का नाम भद्रशाल और अमित्रखाद। यूनानी ग्रंथों की बात करें तो वहाँ पर इन्हें अमित्रचेडक नाम से जाना जाता है। अब चूंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, तो वहाँ से इनके संबंध बन गए थे, यूनान से इनके संबंध बन गए थे। और यूनान का जो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी हुआ एंटियोकस, उसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार से काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह समझेंगे कि बिंदुसार का सीरिया के शासक एंटियोकस से काफ़ी अच्छा संबंध था
और इसी दौरान एंटियोकस ने अपने दूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब पूछा जा सकता है कि यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में रहता था, तो आप याद रखेंगे कि बिंदुसार के दरबार में रहता था। दो लोगों को याद रखेंगे आप, एक आजीवक संप्रदाय के आचार्य जिनका नाम पिंगलवत्स था वो, और दूसरे यूनानी राजदूत डाइमेकस जो कि एंटियोकस का राजदूत था, वो भी बिंदुसार का दरबारी था। इसके अतिरिक्त तीसरा दरबारी जो पूछा जा सकता है वो है डायोनिसस। वो कहाँ का राजदूत था या किसके द्वारा भेजा गया था, तो याद रखेंगे कि मिस्र के शासक फिनाडेल्फस थे। उनसे भी बिंदुसार का संबंध काफ़ी अच्छा था और इसके चलते वहाँ से भी एक राजदूत डायोनिसस बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, और वो डायोनिसस जो था वो बिंदुसार के दरबार का दरबारी था। तो डायोनिसस जो कि मिस्र के शासक फिनाडेल्फस का राजदूत था, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस वो भी बिंदुसार का दरबारी था, और आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगलवत्स वो भी बिंदुसार के दरबारी थे। बिंदुसार के पुत्रों की बात करें तो अशोक और सुसीम ये दोनों बिंदुसार के पुत्र थे, और इन दोनों का बिंदुसार के समय में ही वर्णन आता है कि जब तक्षशिला में पहली बार विद्रोह हुआ तो अशोक विद्रोह का दमन करने गया था, और जब दूसरी बार विद्रोह हुआ तो सुसीम गया था वहाँ का विद्रोह का दमन करने के लिए। अर्थात बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला क्षेत्र में 2 बार विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह किसने दबाया? अशोक ने दबाया। प्रथम विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक ने किया। और दूसरे विद्रोह का दमन करने कौन गया? सुसीम गया। बिंदुसार के बारे में एक बार फिर से देख लेंगे कि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, या यूँ कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। और पुराणों के अनुसार इसके 2 और नाम थे बिंदुसार के, भद्रशाल और अमित्रखात। यूनानी ग्रंथों में इसको अमित्रछेदक कहा गया है। इसके दरबारियों की बात करें तो 3 मुख्य दरबारियों को जिक्र मिलता है जो कि पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगलवत्स ये भी बिंदुसार के दरबारी थे। सीरिया के शासक एंटियोकस जो कि सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था, उसका भी एक दूत था डाइमेकस जो कि बिंदुसार का दरबारी था। और तीसरा मिस्र के शासक फिनाडेल्फस का दूत डायोनिसस वह भी बिंदुसार का दरबारी था। बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार तक्षशिला क्षेत्र में विद्रोह हुआ। प्रथम विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक गया था और दूसरी बार सुसीम गया। अशोक और सुसीम ये दोनों बिंदुसार के पुत्र थे। अब बात करते हैं मौर्य वंश के सबसे अंतिम प्रतापी शासक के बारे में। वैसे तो आप मौर्य वंश को इतिहास में और भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग कला पढ़ रहे हैं और कला के ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम उन्हीं शासकों को पढ़ेंगे जहाँ से कला से प्रश्न बनते हैं। तो तीसरा और महत्वपूर्ण शासक अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक और सुसीम। तो सुसीम के बारे में तो कोई जानकारी विशेष हमको नहीं पढ़नी है, परंतु अशोक के बारे में हमको जानकारी पढ़नी है क्योंकि अशोक ने काफ़ी कला के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। एक तरह से कहें तो कई सारे स्तूप का निर्माण करवाया, गुफाओं का निर्माण करवाया। तो इस तरह से कला के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहा अशोक का, और अशोक के बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो अशोक के बारे में सबसे पहली चीज़ कि उनकी माता का नाम शुभद्रागी था। अशोक की माता का नाम शुभद्रागी था और पिता तो बिंदुसार हैं, आप जानते ही हैं। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में ही अशोक को उज्जैनी का गवर्नर बना दिया था। एक तरह से कहें कि मुखिया बना दिया था, शासक बना दिया था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में ही कहाँ का गवर्नर बन गया था या कहाँ का शासक बन गया था, कहाँ का मुखिया बन गया था, तो वह स्थान है उज्जैनी। इसके बाद 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और राजगद्दी के लिए 4 वर्षों तक दोनों भाइयों में अर्थात सुसीम और अशोक में विशेष रूप से युद्ध चला, परंतु
इतिहास की माने तो कुल 99 भाइयों में, इतना से 100 भाई थे, तो 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने स्वयं को राजगद्दी पर स्थापित किया। बिंदुसार के शासनकाल में अगर कुछ हद तक शासन व्यवस्था देखने का मौका मिला तो वो अशोक को मिला, परंतु इसके जो अन्य 99 भाई थे, कुल मिलाकर 100 भाइयों में से अशोक ने सुसीम सहित बाकी सारे भाइयों को मार डाला और अपने 99 भाइयों को मारकर 4 वर्ष तक का गृहयुद्ध समाप्त किया और स्वयं को शासक घोषित किया। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि राजगद्दी के लिए कितने वर्ष का गृहयुद्ध चला था? 4 वर्ष तक का। कितने भाइयों की हत्या करके अशोक शासक बना? तो 99 भाइयों की हत्या करके। और बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो 273 ईसा पूर्व में हुई। अब 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, अर्थात 269 ईसा पूर्व में आकर अशोक ने 4 वर्षों का गृहयुद्ध समाप्त कर दिया और अपने सभी भाइयों की हत्या करके 1969 ईसा पूर्व में वह शासक बना। अब क्योंकि उसने बहुत ही नरसंहार किया था, बहुत अत्यधिक नरसंहार किया था, इसीलिए उसे बौद्ध ग्रंथों में अत्यंत क्रूर बताया गया है और चंडाशोक नाम से संबोधित किया गया है। इन 4 वर्ष के युद्धों के दौरान अशोक अत्यंत क्रूर रहा और इसी क्रूरता की वजह से बौद्ध ग्रंथों में उसे चंडाशोक नाम से पुकारा गया। राज्याभिषेक की बात करें तो 4 वर्षों के बाद अर्थात 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, अशोक शासक बना। शासक बनने के बाद 8 वर्ष तक सामान्य शासनकाल रहा उसका। 8 वर्ष के उपरांत 261 ईसा पूर्व में जब उसने देखा कि कलिंग की उपयोगिता उसके शासन के लिए, उसके शासन क्षेत्र के लिए कलिंग की उपयोगिता बहुत अधिक है, तो उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब ध्यान रखेंगे कि अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक उसका कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। उसके 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि कलिंग की उपयोगिता उसके राज्य के लिए, राज्य कर्म के लिए या शासन क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी थी, बहुत अधिक थी उसकी उपयोगिता। इसीलिए उसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग पर आक्रमण करने वाला ये जो युद्ध था उसका, यही युद्ध उसका अंतिम और प्रथम, दोनों कह सकते हैं आप, कि प्रथम और अंतिम युद्ध बना। गृह युद्ध तो उसने लड़ा था, काफ़ी क्रूरता से लड़ा था, लेकिन अगर कहा जाए बाहरी युद्धों की बात करें तो उसने जब कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग में भीषण नरसंहार देखा तो उसका मन द्रवित हो गया और उसी समय उसने युद्धों से संन्यास ले लिया। अर्थात कहें तो यह उसके जीवन का प्रथम और अंतिम युद्ध बन गया। जब अशोक ने कलिंग पर शासन करने के लिए आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक नंदराज था। कलिंग का शासक उस समय नंदराज था। अब पूछा जाए आपसे कि कलिंग का शासक कौन था? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था, या कलिंग के किस शासक से युद्ध हुआ था अशोक का? किसी तरह से प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे उस समय कलिंग का शासक नंदराज था और यही अशोक के जीवन का प्रथम और अंतिम बाहरी युद्ध था, अगर गृह युद्ध को छोड़ दिया जाए तो। अब इस युद्ध में जैसा आपने पढ़ा ही होगा, इतिहास के चैप्टर्स में और बाकी लेखों में पढ़ा होगा कि इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, काफ़ी अधिक नरसंहार हुआ। गृह युद्ध में भी हुआ था, दोबारा यहाँ बहुत अधिक नरसंहार हुआ और इसको देखने के बाद अशोक का मन बदल गया और उसने अहिंसा का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म जो कि जिसका मूल कहें कि सबसे प्रमुख शिक्षा यही है, अहिंसा, तो उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और युद्धों से संन्यास ले लिया। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले वह शैव धर्म का अनुयायी था। पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक किस धर्म का अनुयायी था या किस धर्म को मानता था, किस धर्म को उसने अपनाया था? तो आप ध्यान रखेंगे कि अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले शैव धर्म का अनुयायी था। अब इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ध्यान देंगे, कल्हड़ रजत रंगिणी, कल्हड़ की जो रजत रंगिणी लेख है, रजत रंगिणी रचना है, उससे मिलता है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण कल्हड़ रचित रजत रंगिणी से मिलता है।
एक बार जल्दी से इसको दोबारा देख लेंगे। अशोक की माता का नाम सुभद्रागी और पिता का नाम बिंदुसार था। यह तीसरा प्रमुख शासक था मौर्य वंश का। और 273 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो 4 वर्ष तक अशोक और उसके भाइयों में गृहयुद्ध चला। उसने अपने सभी 99 भाइयों को मार डाला और 2069 ईसा पूर्व में उसने राजगद्दी को हथिया लिया। अब यहाँ पर उसने भीषण नरसंहार किया, अत्यंत क्रूरता दिखाई, इसीलिए उसे चंडाशोक नाम से बुलाया गया। बौद्ध ग्रंथों में उसे चंडाशोक नाम से बुलाया गया। आगे उसने जब देखा कि 8 वर्षों के शासनकाल बाद 261 ईसा पूर्व में उसने जब देखा कि कलिंग की उसके राज्य के लिए काफ़ी उपयोगिता है, तो उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। नंदराज से अशोक का युद्ध होता है और कलिंग में भीषण नरसंहार करता है अशोक। और उस भीषण नरसंहार को देखने के बाद उसका मन बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वहीं से वो अहिंसा को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि इससे पहले वो किस धर्म का अनुयायी था? तो इससे पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। और शैव धर्म का अनुयायी था वो, इसका प्रमाण कल्हड़ रचित रजत रंगड़ी में मिलता है। आगे देखेंगे अशोक की रचनाओं के बारे में, अशोक की कृतियों के बारे में, अशोक के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के बारे में। तो अशोक ने कई सारे अभिलेख दर्ज करवाए थे और अभिलेखों में उसका नाम जो दिया गया वो देवानाम प्रियदर्शी कहा गया। अर्थात बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिसमें अशोक को देवानाम प्रियदर्शी नाम से पुकारा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसका साक्ष्य, इसका लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका लिखित प्रमाण या अभिलेखीय प्रमाण भब्र बैराट जो राजस्थान में है वहाँ के अभिलेख से मिलता है। भब्र बैराट अभिलेख जो कि राजस्थान में है, वहाँ से ये प्रमाण मिलता है या ये लिखित रूप में मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अशोक की यात्राओं के बारे में अगर देखा जाए तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के अर्थात 1969 जो कि उनका राज्याभिषेक जिसमें हुआ, उस ईसा पूर्व के 10वें वर्ष, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष उन्होंने धम्म यात्रा की, जिसे अब तीर्थ यात्रा कहते हैं, वो धम्म यात्रा की उन्होंने और वो बोध गया गए। उन्होंने अपने यात्रा में उन्होंने वो कहाँ गए? वो बोध गया गए। और दूसरी यात्रा जो उन्होंने की वो लुम्बिनी की वो उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में की। अर्थात 10 वर्ष के शासनकाल के बाद उन्होंने पहली धम्म यात्रा की जब वो बोध गया गए, और 20 वर्ष के बाद, अपने शासनकाल के 20 वर्षों के बाद वो बोध गया गए, लुम्बिनी गए, जो उनकी दूसरी धम्म यात्रा थी या तीर्थ यात्रा थी। धम्म यात्रा आप तीर्थ यात्रा समझेंगे। तो 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गए और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गए। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार किया और अपने निकटवर्ती राज्यों में अपने दूतों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म को फैलाया। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी मेहनत की और यहाँ तक कि भारत ही नहीं, उसने श्रीलंका में भी अपने लोगों को भेजा, अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने श्रीलंका भेजा। और उस समय जब महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे, उस समय श्रीलंका का शासक तित्स था। याद रखेंगे, उस समय श्रीलंका का शासक तित्स था और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण भी किया और साथ ही साथ अशोक के सम्मान स्वरूप उसने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि भी धारण की। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम बार देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक ने ग्रहण की और दूसरी बार तित्स ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि ग्रहण की। तित्स कौन था? श्रीलंका का शासक था। तित्स श्रीलंका का शासक था जिस समय अशोक मगध का शासक था। श्रीलंका तित्स के राज्य में या तित्स के पास अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा।
उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तित्स ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके सम्मान स्वरूप या कहें अशोक के सम्मान स्वरूप उसने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। आगे देखेंगे, अशोक भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख दर्ज करवाए। इससे पहले भारत में किसी ने अभिलेख दर्ज नहीं करवाए थे, उसके बाद कई लोगों ने करवाए, बट पहला शासक अगर पूछा जाए कि जिसने अभिलेख दर्ज करवाए, यहाँ से आपकी कला शुरू हो जाती है कि जो पहला शासक जिसने अभिलेख बनवाए, अभिलेख दर्ज करवाए, वो था अशोक। अब ऐसा उसने कहाँ से प्रेरणा मिला उसको? तो इसकी प्रेरणा उसको ईरानी शासक डेरियस से मिली। डेरियस ने भी ऐसा करवाया था, तो डेरियस से उसको ये प्रेरणा मिली, ये शिक्षा मिली और उसने अभिलेख दर्ज करवाए। इस श्रृंखला में उसने जो अभिलेख दर्ज करवाए थे उसमें से 33 अभिलेख प्राप्त हैं। इस समय 33 अभिलेखों का वर्णन आपको मिलता है, 33 अभिलेख प्राप्त हैं, कुल मिलाकर 33 अभिलेख अभी तक प्राप्त हैं। और ये अभिलेख जो उसने लिखवाए थे ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इतने राज्यों, इतने देशों में अशोक द्वारा दर्ज करवाए गए अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक के कुल 33 अभिलेख प्राप्त होते हैं जो कि 5 देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन 5 देशों में प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया। कहाँ कहा गया, ये कहाँ वर्णन मिलता है? तो अभिलेखों में। अशोक को अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसका प्रमाण भव्य बैराट जो कि राजस्थान में है उस अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक ने 2 यात्राएं की, एक 10वें वर्ष, दूसरा 20वें वर्ष। 10वें वर्ष वो धम्म यात्रा में या तीर्थ यात्रा में बोध गया गए और 20वें वर्ष वे लुम्बिनी गए। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, निकटवर्ती देशों में खूब प्रचार किया और श्रीलंका में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। उस समय वहाँ का शासक तित्स था और तित्स बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, साथ ही वह अशोक के सम्मान में देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता है। अशोक के बारे में एक विशेष रिकॉर्ड है, एक विशेष सूचना है कि अशोक भारत का प्रथम शासक था जिसने शिला अभिलेख दर्ज करवाए। इससे पहले किसी भारतीय शासक ने अभिलेख दर्ज नहीं करवाया था। अब इसकी प्रेरणा उससे कहाँ मिली? तो इसकी प्रेरणा उसको ईरानी शासक, ईरान के शासक डेरियस से मिली। अभी तक जो अभिलेख दर्ज करवाए गए हैं अशोक के द्वारा, उनमें से कुल 33 अभिलेख प्राप्त हैं। 33 अभिलेख, 33 अभिलेख कुल प्राप्त हैं जो कि कुल 5 देशों में प्राप्त होते हैं। 5 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हैं। इन 5 देशों में कुल मिलाकर 33 अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक और विशेष जानकारी जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, एक तरह से कहा जाए तो खूब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो हम ध्यान देंगे कि अभिलेखों की भाषा कौन सी थी। अभिलेख जो उसने लिखवाए वो किस भाषा में लिखवाए, क्या लिपि क्या थी, उसको आप जान लेंगे। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ध्यान देंगे कि अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि जो थी वो 4 लिपियों में लिखी गई, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। मतलब लिपियों का 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। भाषा जो थी वो प्राकृत थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वो किस भाषा में लिखे गए, तो आप ध्यान देंगे कि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वह प्राकृत भाषा में लिखे गए। आगे अगर पूछा जाता है कि वो अभिलेख जो थे वो किन किन लिपियों में लिखे गए, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो अभिलेख थे उन सभी में चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है। अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो आगे जब हम उनके अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि किस किस को किस किस लिपि में लिखा गया, कहाँ के अभिलेख को किस लिपि में लिखा गया है, ये भी हम जानेंगे। आगे आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इसके बाद
मौर्य वंश की समाप्ति के बाद आप आर्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे? जैसे आधुनिक कला पढ़ना पसंद करेंगे, जिसमें कलकत्ता ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, बंगाल शैली, इन सब के बारे में पढ़ना पसंद करेंगे, या राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, इन सब के बारे में पढ़ना पसंद करेंगे, गुफाओं के बारे में पढ़ना पसंद करेंगे, या किस टॉपिक पर अब अगला जो क्लास शुरू हो वो किस टॉपिक पर शुरू हो, इस बारे में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लाइन से ही इतिहास से, प्रागैतिहासिक काल से शुरू करके अभी तक हम अशोक के काल तक पहुंच चुके हैं, ऐसे ही चलते रहें आगे, तो ऐसे भी चला जा सकता है। या आप चाहते हैं कि नहीं, पहले हम आधुनिक कला को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आधुनिक कला से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले हम आधुनिक कला को कंप्लीट कर लें, कई सारे कलाकार हैं उसमें, उनको पढ़ लें, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर लें, तो वहाँ से शुरू किया जा सकता है। या फिर आप चाहते हैं नहीं, हम मध्यकाल में जो राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, या एक तरह से कहें कि मुग़ल शैली, इन सब के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी शुरुआत हो सकती है। या आप गुफाओं के बारे में पहले पढ़ना चाहते हैं, तो पहले गुफाओं के बारे में पढ़ा दिया जाए। जो भी आप चाहें आप कमेंट करेंगे, और जिस विषय पर ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी विषय को आगे शुरू किया जाएगा। क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं, और उत्कर्ष और चंद्रा जैसे ही टॉपिक, जैसा ही मैटर यहाँ पर देने के बाद भी लोग वहाँ 5,000 6,000 फ्री में देकर पढ़ते हैं, वहाँ फ़ी देते हैं 5,000 6,000 और फ़ी देकर पढ़ते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी व्यूज़ काफ़ी कम रहते हैं, इसीलिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो लगातार क्लास चलेगी। फिलहाल अगला टॉपिक आप किस काल में पढ़ना चाहते हैं, किस काल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई आपकी जानकारी हो जो हमसे शेयर करना चाहते हो, तो आप ज़रूर करें, आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।